विनायक दामोदर सावरकर, इस नाम से शायद आप वाकिफ होंगे। आप एक और बात से वाकिफ होंगे कि इनको लेकर राय बटी हुई है। जहां कुछ लोग इन्हें मानते हैं, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इनके काम, इनके कार्यों को अब बढ़ा चढ़ाकर बताए जाने की कोशिश की जा रही है। इसी डिबेट के बीच अब एक नई किताब आई है। किताब का नाम है न्यू आइकन, सावरकर एंड फैक्ट्स। इसे लिखने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार, अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी। आपने इस सब्जेक्ट को क्यों चुना? जब ये हिंदुत्व हिंदुत्व चला तो हिंदुत्व वर्ड का सबसे प्रोमिनेंट यूज़ सावरकर ने किया था एक 1923 की किताब में हिंदुत्व पर। मुझे आगे के लिए बहुत भयानक दृश्य दिखता है कि अगर हम इसी रास्ते पर चलते गए तो मैं इसकी जड़ देखना चाहता था। तो पहले मैंने गोलवालकर जी के 12 वॉल्यूम्स पढ़े, फिर उसमें से नहीं कुछ मिला तो इसलिए मैंने सावरकर की सारी वॉल्यूम्स वगैरह पढ़नी शुरू की। एक तो ये कारण था, सावरकर ने जो खुद कहा उसका विश्लेषण होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये किताब लिखी कि जो सावरकर कहते हैं अपने बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी मीटिंग के बारे में, क्या वो छुपाते हैं, उसके बारे में और एविडेंस क्या है, क्या प्रमाण है, वो ढूंढे जाएं। जब आप कहते हैं कि अभी जो हो रहा है जिसने आपको डिस्टर्ब किया, क्या ऐसी बातें हैं? सर कई चीज़ें, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट्स बन गई हैं। ये किसी चीज़ को रहने नहीं देगा। दूसरा कि हम क्या वैल्यूज़ क्या लोगों में डाल रहे हैं, जैसे झूठ बोलना, फिगर्स को ना देना, सेंसस नहीं करवाना, ये आम हो गया है। तो जो ये हिंदुत्व वगैरह बात करते हैं, मेरी राय में ये कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। जैसे कम्युनिज्म में नहीं थी, इनमें नहीं है। तो इसलिए मैं इस सो कॉल्ड आइडियोलॉजी के बारे में, मैं हर एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूँ। और ये भी इनकी जो प्रिटेंशंस हैं आइडियोलॉजी की, उसको भी मैं अनकवर करके दिखाना चाहता था कि भी इस चादर के नीचे क्या है। तो आपको इस चादर के नीचे क्या मिला? आप सावरकर को पढ़िए, खुद पढ़िए। जैसे कि वो एक बहुत बड़े रैशनलिस्ट थे और इसमें मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। हमारी हमारे बिलीफ्स क्या हैं, हमारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, हवन है, उसमें घी डालते हैं। वो कहते वो खास घी, अरे किसी पुअर आदमी को घी दीजिए, गरीब को घी दीजिए। आप ये मंदिर की परिक्रमा करते हो, वो क्यों करते हो? हरिजन बस्ती में जाइए, उसकी परिक्रमा कीजिए, उसके अंदर जाइए, उनसे उसी तरह मिलिए जैसे आप किसी और से मिलेंगे। शुद्ध मूर्खता उन्होंने कहा। क्या कि उसके जी ये पंचगव्य पियोगे और खाओगे? तो भैया आपने उनको अपनी माँ बना, कहते मदर काओ कहा, मगर आपने तो कभी आपने अपनी माँ की पेशाब पिया क्या? उनके ये एक्सक्रीटा कभी खाया क्या? तो वो नहीं खाते तो इसका क्यों खा रहे हो? और देखिए कि भी इसके लिए कोई मेडिकल एविडेंस है क्या? इसी तरह कि मनु का उन्होंने इतना मजाक उठाया कि भी आप आजकल वेजिटेरियनिज्म ये सब चल रहा है, हम कहते हैं, मगर वो तो कहते हैं कि मनु ने तो ये लिखा कि भी श्राद्ध में कौन सा किस तरह का मांस देना चाहिए। मगर क्वेश्चन ये होता है कि भाई इतना रैशनल आदमी बाकी चीज़ों में कैसे इधर उधर भटक। बाकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको, जिसको आप एडमायर नहीं करते? नहीं, जैसे कि मेरे छोटे से अनुमान में उस समय एक नेशनल मूवमेंट थी, हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वो नेशनल मूवमेंट का नाम उस समय कांग्रेस था। वो आज की पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो एक नेशनल मूवमेंट थी। अब सबको उसमें शरीक होना चाहिए था। और सावरकर ने उस नेशनल मूवमेंट को इतनी गालियाँ दी, गांधी जी को इतनी गालियाँ दी, और इतनी मतलब कि, और इसमें सब वो ब्रिटिश की सहायता कर रहे थे। और वो सहायता कर रहे थे ऐसे ही नहीं कि उनके मन में आ गया, उन्होंने वो कमिटमेंट दी थी अंग्रेज़ों को कि मैं पॉलिटिकली आपको यूज़फुल बनूंगा। और उन्होंने कई ऐसी शर्तें मानी जो कि अंग्रेज़ कहते थे कि भाई नहीं, ये तुम्हारे रिहा होने की शर्त नहीं है, हम नहीं मांग रहे उन्हें, और वो करते रहे। तो ये तो बात ठीक नहीं थी। और उसके लिए मैं नहीं कह रहा
मैं कोई असर्शन नहीं कर रहा, ये सारे उनके जो चिट्ठियां हैं, उनकी मीटिंग्स के रिकॉर्ड हैं। शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो लिनलिथ को जो वायसरॉय था सावरकर उसको मिलने जाता है और लिनलिथ में उसका पूरा रिकॉर्ड कर कर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब कि वो मिनिस्टर जो लंदन में थे एमरी, उनको भेजता है कि ये सावरकर ने ये कहा, मैंने ये कहा फलाना। तो उस रिकॉर्ड में एक ही मीटिंग, जो पहली मीटिंग है उसमें वो 2 बार कहता है, एंड देन ही बेग्ड मी, भीख मांगी मुझसे। हाँ, कि भी मेरे आदमी को ले लो, मैं कांग्रेस को ये करूँगा, मैं कांग्रेस को वो करूँगा। सावरकर ये कहते हैं कि वो गांधी जी के मित्र भी थे एक समय के लिए। फिर जैसा कि अभी आपने बताया कि वो गांधी जी को गालियाँ भी देते थे और फिर उन पर इस बारे में उनको अभियुक्त बनाया गया, फिर उनको रिहा भी किया गया कि जो गांधी असैसिनेशन का केस था उसमें। तो असलियत में उनका रिश्ता क्या था गांधी जी के साथ? क्या वो दोस्त थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। एक्चुअली वो गांधी जी से घृणा करते थे शुरू से। तो 1-2 मीटिंग ही हुई उनकी उसमें लंदन में, और गांधी जी ने उसके बारे में, जो इनके सारा जो ग्रुप था, इनकी जो टोली थी कि भाई हम असैसिनेशन और ये वो, गांधी जी उससे बहुत अपसेट हुए। का सेंटेंस था कि अगर इफ़ इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट थ्रू मर्डर्स, अगर हत्याओं से हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो देन मर्डरर्स विल रूल इंडिया, तब हत्यारे हिंदुस्तान पर हावी होंगे, वो राजा बनेंगे आपके। तो वो नहीं थे और कभी साथ नहीं रहे। जैसे इसने ओथ पर कहा कि हम वी लिव टुगेदर एज फ्रेंड्स इन इंडिया हाउस इन 1908, कभी हुआ ही नहीं था। गांधी जी लंदन में ही नहीं थे उस समय। 1909 के बाद गांधी जी अगस्त 1914 तक लंदन आते ही नहीं, और सावरकर 1910 में इंडिया भेजे जाते थे, तो कहाँ साथ रहे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कहा गांधी जी से घृणा करते थे, इस घृणा की वजह क्या थी? उनको अपना जो सेल्फ इमेज था वो बहुत बड़ा था, और दूसरा मराठा लाइन, और मराठास में ब्राह्मणों में चित्पावन में लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक के बाद सावरकर, वो अपने आप को ऐसे देखा करते ऐसा थे। देखा करते थे। और बीच में ये गुजराती आ गया बाहर से, और वो ये सारा प्राइज ले गया। और कि जब सावरकर उनको था कि भाई मैंने ये हिंदुत्व शुरू किया 1922-23 में, वो खुद गांधी जी के बारे में क्या कहते थे कि ये मूर्ख, ये पागल, कि इसको मिर्गी के दौरे आते हैं और उसमें ये कुछ भी बकवास कर देता है, ये एक चलता फिरता प्लेग है। सुभाष चंद्र बोस को कोट किया है और आपने कहा है कि सावरकर से मुलाकात करने के बाद बोस लिखते हैं, उन्होंने सावरकर की हिंदू महासभा को जिन्ना की मुस्लिम लीग की तरह एक साथ क्लब कर दिया और कहा कि इन दोनों से कोई उम्मीद खास रखना ठीक नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस ने खुद, उनकी एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, वो लिखते कि भी मैं गया मगर मैंने पाया कि जिन्ना को सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था, वो था कि भी पाकिस्तान कैसे लिया जाए, और वो कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। और मैं सावरकर के पास गया था, वो तो सिर्फ ये था कि भी कोई छोटी छोटी चीज़ें क्या क्या उसके सर्कल को कैसे मिल जाए। इसलिए मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा से कुछ भी नहीं अपेक्षा की जा सकती, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये बात थी भारत को किस तरह से आज़ाद कराने को लेकर। हाँ, कराने को लेकर, हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट कर तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस इतनी डिस्क्रिप्शन है। अंडमान की बात करते हैं, उस जिस दौरान सावरकर अंडमान में थे, उस समय आपकी किताब में आपने कोट किया है और उन्होंने कहा है कि सावरकर ने लोगों को उत्तेजित किया कि वो स्ट्राइक करे, लेकिन सावरकर खुद स्ट्राइक से एक कदम दूर थे, उन्होंने स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लिया। सर, एक तो ये स्ट्राइक के बारे में देखें कि वो त्रैलोक्यनाथ, वो भी एक बहुत मशहूर रेवोल्यूशनरी थे बंगाल के, उन्होंने ये लिखा है कि ये हमें इनकरेज करते थे दोनों भाई स्ट्राइक पर जाओ, मगर खुद नहीं मिले, और उससे ब्रिटिशर्स का बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये सवाल कि भाई
अंडमान में जो इंडियन प्रिजनर्स हैं उनकी बड़ी बुरी हालत है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये असेंबली में उठाया गया, ये उसमें प्रेस में निकला, इसलिए। मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये था कि नहीं नहीं, ये ऐसे अरे गहरे लोग स्ट्राइक पर गए हुए हैं, जो पॉलिटिकल वाले हैं वो नहीं गए। मतलब उनका मतलब था सावरकर टाइप। तो एक तो ये था कि ब्रिटिश उससे हेल्प हुए, फिर दूसरा ये सोचना, और त्रैलोक्यनाथ ये लिखते हैं कि दे हैड बिकम, सावरकर ब्रदर्स हैड बिकम फेवरेट्स ऑफ द जेलर्स and did not want to give up the small privileges which they had got. अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये मतलब बहुत बुरी कंडीशंस थी, तो आदमी अगर कभी कोई कहते कि बेचा मैं आपको एक गिलास दूध दे दूंगा, उसके लिए आदमी शायद कुछ भी कर दे, पर ये उसको छुपाना ठीक नहीं है। सावरकर के जो मर्सी पिटिशंस हैं, जिनको लेकर काफ़ी सारी बातें होती रही हैं, ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए थे, उसमें भी सावरकर ये उसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि जैसे आपकी किताब में पढ़ा कि शिवाजी ने भी जब वो फंसे थे तो उन्होंने भी इस तरह से कुछ कुछ कहकर अपनी बात मनवाई थी और फिर वो मुश्किल से बाहर निकल पाए थे। सावरकर का जो ये एक अंदाज है, सावरकर की जो ये एक रणनीति है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शिवाजी जब भी किसी चीज़ में फंस जाते थे, औरंगज़ेब के कारण या उसके गवर्नर्स के, उसके जो यहाँ सेना के कारण, तो वो ऐसी चिट्ठी लिख देते थे कि साहब क्या बात है, मैं तो आपका जनरल बनूंगा और मैं आपकी कोर्ट में आऊँगा और मैं आपको दक्कन को कॉन्कर करने में हेल्प करूँगा वगैरह। और जैसे ही वो निकलते थे वो फिर से अपनी चीज़ें रिज्यूम कर लेते थे और औरंगज़ेब को उन्होंने ऐसा हैरेस कर दिया। ये टेस्ट है। तो इसमें ये देखना ये है कि क्या सावरकर जब वो निकले तो क्या उन्होंने वो चीज़ शिवाजी जैसी चीज़ की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अंग्रेज़ों को हेल्प करते रहे। कीजिए शिवाजी से उल्टा और फिर कहिए कि मेरी रणनीति शिवाजी की रणनीति है। जुलाई 1939 की बात करते हैं। सावरकर हिटलर का उदाहरण देके कहते हैं कि देश इस तरह से बनाना चाहिए। उन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाए, उसके लिए भी उन्होंने हिटलर का उदाहरण दिया है। और ये उस समय जब ये बात न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में साफ थी कि किस तरह से ज्यूज़ को जर्मनी प्रताड़ित कर रहा था, सेग्रीगेट कर रहा था, कानून बनाए जा रहे थे ज्यूज़ के खिलाफ। 1939 जुलाई 1938 तक सब कुछ पता था कि भी क्या हो रहा है जर्मनी में, इटली में। और ये दोनों का उदाहरण देते हैं। ये कहते हैं, सावरकर कहते हैं कि ये कौन होता है नेहरू वेरू, उसको उसकी आलोचना करने के लिए। हिटलर को पता है कि जर्मनी के लिए क्या अच्छा है। और देखिए जर्मनी की कितनी तरक्की हुई है, ये हो गया वो हो गया जर्मनी में। इसके जो लोग थे, इसके जो थोड़े से फॉलोअर्स थे बॉम्बे वगैरह में, वो एक जर्मन एजेंट था बॉम्बे में, उसको दिखाते सब ये स्पीच, ये आर्टिकल, ये आप जर्मनी में छपवा दीजिए कि भी जर्मनी के रूलर्स को पता लगे कि सावरकर उनकी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। और यही नहीं, मेरी राय में, मेरे पढ़ने में ये लगता है कि सावरकर की जो एथिक्स है, एथिक्स की रेपुडिएशन है, इट इज कंप्लीटली ए नाज़ी रेपुडिएशन। नाज़ीज़ ये कहते थे कोई ट्रूथ नहीं है, जो इस समय हमारा पर्पस सर्व करे वो ट्रूथ है। आपकी ये क्रिटिसिज्म होती है एक वर्ग से कि आप एक इंटेलेक्चुअल हिटमैन हैं। कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट में आप नहीं हैं, बीजेपी के साथ नाराज़ हैं या जो भी हैं। उन क्रिटिसिज्म के सामने आप क्या जवाब देंगे? मेरे बारे में आप बुरे से बुरा चीज़ यकीन कर लीजिए, बुरी, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मगर व्हाट अबाउट द फैक्ट्स? उनके बारे में क्या आप कहते हैं? उसने चिट्ठियाँ लिखी कि नहीं लिखी? उसने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया या नहीं किया? गांधी जी को इस तरह थूका कि नहीं, उन पर थूका कि नहीं किया? क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया या नहीं किया? हिंदू महासभा, सावरकर शाउट करते रहे मुस्लिम लीग के अगेंस्ट, और फिर मुस्लिम लीग में हिंदू महासभा के मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया कि नहीं बनाया? सिंध में, बंगाल में इन्होंने बनाया, मैंने तो नहीं।
तो हमारा काम, आपका काम, मेरा काम, सबका काम है फैक्ट्स को परस्यू करना और उनको डिस्क्लोज करना। तो ये उस पर ढांचे बनाते रहते हैं कि साहब ये पहले हमारा प्रो हिंदू था, अभी एंटी हिंदू। कोई आज मैं हिंदुइज्म को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए इस वल्गैरिटी से लिख रहा हूँ। 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक पब्लिक फोरम पर कहते हैं कि सावरकर दरअसल एक कहें तो दुष्प्रचार का शिकार हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि मर्सी पिटिशंस सावरकर ने गांधी जी के कहने पर लिखे थे। राजनाथ सिंह जी के लिए मेरे मन में बहुत अफेक्शन है, मगर इन चीज़ों में राजनाथ सिंह जी ने किसी ने कुछ कहा होगा, उन्होंने वो कह दिया बिना एग्जामिनेशन के। और जैसे मर्सी पिटिशंस की बात है, शायद उनको ये पता नहीं होगा, सावरकर 1910 में कन्विक्ट होते हैं, वो भेजे जाते हैं। 2 महीने में वो एक मर्सी पिटिशन फाइल करते हैं, उसके पहले 2 महीने में, और उसके बाद वो 7 मर्सी पिटिशंस फाइल करते हैं। अच्छा, 1910-1911 में गांधी जी कहाँ हैं? वो साउथ अफ्रीका में है, हिंदुस्तान में ही नहीं है। और वो अपना आंदोलन चला रहे हैं साउथ अफ्रीका में। राजमोहन गांधी ने बहुत अच्छा कहा कि अब उसके बाद गांधी जी जब आते हैं 1915 में वापस आते हैं, इसके 4 साल गुजर गए, इसने 5 पिटिशंस डाल दी हैं सावरकर ने। गांधी जी एकदम चंपारण में आंदोलन ब्रिटिश के अगेंस्ट, खेड़ा में आंदोलन, बारदोली में आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हो जाता है, फिर रॉलेट एक्ट आता है। गांधी जी गांव से गांव पंजाब में जाते हैं कि जेल भरो, इन्होंने हमें इंसल्ट कर दिया है, इन्होंने मार दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। और उस समय सावरकर को कहें कि जब भी आप तुम मर्सी पिटिशन डाल, तो क्यों नहीं है। और ये कि भी ये गांधी जी का आश्रय ले रहे हैं, उससे पता लगता है कि इनके मन में कुछ उसके बारे में डिफेंसिवनेस है कि भाई नहीं वो खुद तो नहीं लिखना चाहते थे, वो गांधी जी ने कह दी। अरे गांधी जी की और कौन सी बात मानी तुमने? फिर एक जनरल एमनेस्टी अनाउंस की गई सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। तो फिर जो नारायण इनके भाई थे, छोटा भाई था सावरकर का, जो जेल में नहीं था, वो भी पिटिशन डालता रहता था। इनके वाइफ के नाम पर पिटिशनें थी, वो औरों को चिट्ठियाँ लिखता रहता था। वो गांधी जी को भी चिट्ठी लिखता है कि साहब पिटिशन ये, मगर इस एमनेस्टी में सावरकर को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, तो क्या किया जाए? तो फिर गांधी जी लिखते हैं कि भी वो लिखे कि भी वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, क्योंकि उसने कहा कि भी मैंने मर्डर तो करवाया नहीं जैक्सन का, इसलिए वो पिटिशन लिखे कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, इसलिए वो इस दायरे में आता है, एमनेस्टी के दायरे में। और कि दोनों भाइयों ने ये प्रतिज्ञा की है और एश्योरेंस दी है कि वो भारत का जो ब्रिटिश शासन है वो चलता रहे, उसके अगेंस्ट नहीं है, और वो उसके अगेंस्ट कभी काम नहीं करेंगे। ये वो सब लिखे, और यही वो लिखता है। वो लिख रहा है कब से? पहले 6 साल से। तो फिर गांधी जी के कहने पर क्या है? और गांधी जी ने जब फिर उसके बाद आर्टिकल लिखा, क्योंकि नारायण कहते रहे कि कुछ कीजिए कुछ कीजिए, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने सारा यही कहा। कई लोग लेकिन ये भी कहेंगे कि सावरकर ना तो आरएसएस का हिस्सा थे, ना कभी वो जनसंघ के साथ जुड़े, बीजेपी तो खैर बाद में ही आई। अगर आज उनका इतना सम्मान किया जा रहा है, सरकार की तरफ से इतना उनका सम्मान हो रहा है, वो सावरकर के कर्मों और कामों को लेकर हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी एक इलस्ट्रेशन दी कि कामों और कर्मों का तो इनको कोई ख्याल ही नहीं है। 2-3 मिथ्स जो कि उसने खुद घड़े, उसके बारे में उसको सोचकर ये किया जा रहा है, वो भी नहीं है। पहले तो इसमें 2 पॉइंट है। एक तो यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि आरएसएस सावरकर को ज़रा ज़्यादा पास नहीं आने देता था, दूर से ही नमस्कार करो, क्योंकि वो जानते थे कि ये कैसा व्यक्ति है। गोलवालकर बहुत एस्ट्यूट आदमी थे। आजकल इनको उठाया जा रहा है सिर्फ एक कारण के लिए, मेरी राय में 2 कारण के लिए। एक तो इनके पास ज़्यादा हीरोज़ है नहीं,
तो कभी नेताजी को लो। अब उसमें मुश्किल ये है कि नेताजी वो तो बहुत अगेंस्ट थे कम्युनलिज्म के, ये हिंदू बिजनेस के बहुत अगेंस्ट थे, वो तो ट्रू सेक्युलरिस्ट थे। कुछ ढूंढना है कि कौन से आदमी गांधी जी पर थूकते थे। मेन प्रॉब्लम गांधी जी है। क्यों? क्योंकि गांधी जी सत्य के लिए हैं, अहिंसा के लिए हैं, सर्वधर्म समभाव के लिए हैं वगैरह, और कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट हैं। हर एक चीज जो आज की जा रही, ये डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी, 4 धाम यात्रा, फोटो अपनी खिंचवाओ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए महाकुंभ को करो, और गिनीज बियर है उनकी एंडाउड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो नहीं देखते। मगर कभी उसमें जाना चाहिए, हमारी फलानी चीज चली गई। ये गांधी जी इसको अपना धर्म मानते थे क्या? इंटरनेट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता बहुत वायरल है, वो दिख जाती है हर समय, जहां वो सावरकर को लेकर एक कविता कहते हैं एक भरी सभा में। आपने तो उनके साथ बतौर मंत्री काम भी किया है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सम्मान, जो आदर सावरकर के लिए था, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, वो मैंने कभी उनसे ओकेजन नहीं हुआ उनसे बात करने का, सावरकर की कभी बात हुई नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उनके मन में कितना गहरा सम्मान था। मगर वो कविता, वो भाषण ज़रूर सुन लेना चाहिए। अटल जी कवि के रूप में कह रहे हैं, एक शब्द के बाद इतने वो मतलब फोर्सफुल भाषण है, एक सावरकर ये, सावरकर मतलब ये, सावरकर मतलब वो वगैरह। फिर वो एक जगह आते हैं कि देखिए, फिर वो जैसे कि सावरकर छलांग लगा देते हैं, एक स्टॉर्मी सीज के साथ बैटल करते हैं, वेव्स को बैटल करते हैं, क्योंकि उनके मन में फ्रीडम के लिए इतना डिटर्मिनेशन था। एक्चुअली हुआ क्या था, एक नासिक में एक ऑफिसर थे AMT जैक्सन, उनको मार दिया गया। और वो बेचारे बहुत संस्कृत के लवर थे, उनको लोग पंडित जैक्सन कहते थे, मगर कभी इन्होंने प्लेग में सख्ती दिखाई वगैरह, इसको मार दिया और बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्ट हो गया। जिस पिस्टल से मारा गया था वो उन 20 पिस्टलों में से निकली जिसको कि सावरकर ने अपने एक आदमी के थ्रू स्मगल करवाई थी भारत। इसलिए सावरकर को लंदन में पकड़ लिया गया और एक शिप, स्टीम शिप थी SS मोरिया, उस पर बिठाकर वापस लाओ। तो वो फ्रांस में एक पोर्ट है मार्से, वहाँ वो आकर शिप रुकती है, क्या करने के लिए? कोयला डालने के लिए, स्टीम शिप थी। तो सावरकर उसमें कहते मुझे बाथरूम जाना है, सुबह 6:15 के करीब, तो चल जा। तो बाथरूम में से वो एक होल था, उसमें से वो कूद कर आ जाता है। ये किस्सा है। अब देखिए, वो जो डिस्टेंस था यहाँ से डॉक तक, जहाज खड़ा था, वो 10 से 12 फुट था सिर्फ, कोई वेव शेव नहीं थी। अच्छा, वो भागता है, उधर एक पुलिसमैन, फ्रेंच पुलिसमैन, जिसका लोग चिल्ला रहे हैं, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो समझता है कि भाई ये कोई चोर है, इसने कोई चोरी की है या कुछ गलत काम किया, वो उसको पकड़ता है। वो जो 2 पुलिसमैन थे वो भाग कर नीचे आते और वो फिर पकड़कर उसी जगह से। अब किसी ने, अब अगर सावरकर ने इतनी वेव्स शेव्स को किसे पार कर गए, वो जो 2 पुलिसमैन थे, आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि उनके कपड़े गीले हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो गैंगवे था, गैंगवे में नीचे आए, और गैंगवे सिर्फ इतना 20 फुट का होगा। अंग्रेज़ों को बहुत बुरा लगा कि ये सब निकल कैसे गया, हमने 4 आदमी भेज रखे हैं। तो उसी समय एक इंक्वायरी इस्टेब्लिश हुई, तो उसमें ये है कि भाई 10 से 12 फुट थी, और वो इंक्वायरी रिपोर्ट कोई सोरोस वोरोस ने नहीं छापी, वो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने 1956 में छापी हुई है, मगर कोई पढ़ता नहीं। एक बात ये भी होती है कि इंदिरा गांधी के समय पर सावरकर को सम्मानित किया गया था, तो लोग ये भी कहेंगे कि देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या RSS उनका समर्थन करती है, कांग्रेस ने भी किया था। मुझे नहीं लगता
मैंने मिसेस गांधी को मैं जानता नहीं था, मैंने उनसे पूछा नहीं, कांग्रेस वालों से पूछा नहीं। मेरे हाइपोथेसिस ये होगा विदाउट एग्जामिनेशन कि महाराष्ट्र में कोई ऐसी ज़रूर पिटिशन निकली होगी कि जिस स्टैम्प को इशू होनी चाहिए तो स्टैम्प इशू कर दो। जिससे कितनी सड़कें किसके नाम पर आ जाती हैं। आपकी किताब के आखिरी पन्ने पर आप एक अपील करते हैं और आप ये अपील करते हैं कि हिंदुइज्म को हिंदुत्व से बचाना है। सावरकर की जो किताब है, ओरिजिनल किताब है हिंदुत्व पर, उसमें वो बहुत ज़ोर शोर से ये कहते हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है, मैं ये नहीं चाहता था कि लोग समझें कि मैंने सिर्फ एक हिस्ट्री की किताब लिखी है। मैं ये चाहता था कि भाई ये सारी चीज़ आज के संदर्भ में लिखी गई है और आज का संदर्भ ये है, और इसका जो इससे जो हमें पाठ मिलता है वो ये है कि हिंदुइज्म को हिंदुत्व से बचाइए, क्योंकि हिंदुत्व यही है। देखो जो सावरकर ने लिखा है, अगर वो आ जाएगा तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, हिंदुस्तान एक पाकिस्तान बन जाएगा, एक जोगिया रंग के कपड़ों में, एन इस्लामिक स्टेट इन सेफ्रॉन, वो बन जाएगा। और वो आप देख सकते हैं, क्रूरता, होलसेल स्लॉटर, घृणा, ये सावरकर हिंदुत्व के एलिमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। घृणा से यूनिटी आती है, हेट्रेड यूनाइट्स, उनका फ्रेज है, मेरा नहीं है। ये सारी जो वैल्यूज हैं, जब एक सोसाइटी इंटरनलाइज करेगी तो कहाँ हिंदुइज्म रहेगा। एक प्रेग्नेंट लेडी को गैंग रेप करना है, ये हिंदुइज्म है। उधर बिल्किस को, एक 9 साल की बकरवाल बेचारी लड़की को रेप करना, कलेक्टिवली रेप करना, 9 साल की, वो हिंदुइज्म है। एक कोई ये चूड़ियाँ बेच रहा है इंदौर में, उसको मार पीट देना, हिंदुइज्म है। मगर हिंदुत्व है, दबदबा, हिंदुइज्म का दबदबा, हिंदुइज्म के नाम पर दबदबा हो, तो ये इससे हिंदुइज्म कहाँ रहेगा। ऑपोजिशन ने बार बार इसको रखा है, ख़ास तौर से पिछले कुछ महीनों में या आप कहें तो हाल ही के समय में, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि पूरी प्रक्रिया से विश्वास धीरे धीरे निकलता रहा है लोगों का। देश में संस्थाएं क्या अपना काम ठीक से कर पा रही हैं? बिल्कुल ही नहीं। और इसमें सिर्फ ये न कहना कि भी मोदी का ये की त्रुटि है कि उन्होंने ये वो रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं, जो अपॉइंट किए गए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारा देश इतना बड़ा देश, इतना कॉम्प्लेक्स देश, इंस्टीट्यूशंस और वैल्यूज़ के बिना नहीं चल सकता। और उनको ठीक करने का जो एक औजार था, डिस्कोर्स, वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप बतलाना चाहते हो कि भाई कोविड में कितने लोग मरे, अगर वो ठीक आंकड़ा ही नहीं होगा तो लोगों का क्या विश्वास रहेगा। लोगों ने तो अपने लोगों को जलाया है, दफनाया है, और आप कह रहे हो कि नहीं हुआ, बहुत अच्छी मैनेजमेंट हुई। दुनिया में ऐसी कोई मैनेजमेंट नहीं हुई, तो फिर कौन विश्वास करेगा। आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी काफ़ी करीबी तौर पर काम किया है। एक समय में आप उनके नज़दीकी माने जाते थे, उनके समर्थक माने जाते थे, और अब ये कहा जा सकता है कि आप उनके आलोचक बन गए हैं। अगर कोई अंदर की कोई बात है तो वो फिर अगली किताब के लिए रोकना चाहिए। मगर उनकी जो स्पष्ट चीज़ें हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उन पॉलिसी से आदमी निष्कर्ष निकाल सकता है, वो तो सामने ही है। हेट स्पीच, एक आदमी कहता है जो भी बकवास करता है मुसलमानों के अगेंस्ट, कोई केस नहीं होता। दूसरा आदमी कुछ भी कहता है, डिफेमेशन केस पर ये, फिर वो, फिर कोर्ट में आप जाओ वाओ, ये सब हो रहा है। और ये तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है, उनको ये नहीं पता। या मणिपुर में इतनी देर लग गई काम करने के लिए। आपने गांधी जी की बात हो रही थी कि कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
कहें, और उससे भी भयानक चीज़ कि अगर वो विश्वास करें जो वो कह रहे हैं कि जब तक एटनबरो की फिल्म नहीं बनी थी गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। अरे तो दुनिया में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे वो गांधी जी को देख रहे थे, उनसे सीख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री तो ऐसा कुछ कह रहे थे कि उनको पॉपुलराइज कराने के लिए हमें और प्रयास करने चाहिए, उस डायरेक्शन में वो बात कर रहे थे। भाई मगर उसका प्रेमिस ठीक है क्या? गांधी जी को अगर आप पॉपुलराइज करना चाहते हैं तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर अपनी जीवन को उतारिए, 4 आना गांधी बनिए, सच बोलिए, हमारी संस्कृति को जोड़िए जैसे वो जोड़ते थे। उनकी भजनावली ऐसे नहीं है, बहुत सोच कर की गई है, और आज आप लोगों को बांट रहे हो। आप एक अर्थशास्त्री भी हैं। सरकार बार बार ये कह रही है लोगों को, भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और वो उस समय जब वो कहते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि पर कैपिटा बेसिस में, मतलब जो हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय नागरिक की जो इनकम होती है उस मापदंड से देखें तो भारत बहुत पीछे है। क्योंकि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है, तो प्रोपेगेंडा में तो ये नहीं दिख, अच्छा नहीं लगेगा कि जी हम तो इतने नीचे, इसलिए किसी और चीज़ की बात कर दो। और इसमें 2-3 तरकीबें हैं, प्रोपेगेंडा वालों की तरकीबें हैं। आपको और मुझे ये नहीं पता कि ट्रिलियन के पीछे कितने सिफर लगाने, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। एक तो ये तो लोग समझे कि बहुत बड़ी चीज़ कोई हो रही है, उसको बेचारे को कुछ पता नहीं, ट्रिलियन कुछ होगा बहुत बड़ा। दूसरा कि वो कब होगा उसको सरकाते रहिए। एग्रीकल्चरल इनकम दुगनी होनी थी कब तक? 2022 की। अब आज क्या है? 2025। कोई बात नहीं कर रहा कि एग्रीकल्चरल इनकम डबल हुई या नहीं हुई। और मुझे कई बार ये डर लगता है कि भाई आज के लीडर उसको एक्चुअली विश्वास करने लग गए हैं, अपने ही प्रोपोगेंडा को। आप ही पीवे, आप पिलावे, आप फिरे मतवाला। बस सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप इतनी किताबें लिखते हैं, इतने जटिल सब्जेक्ट्स पर आप किताब लिखते हैं, आपके घर पे भी कई जिम्मेदारियां हैं आप पर, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि अरुण शौरी की दुनिया कैसी है। पंजाबी जिद होनी चाहिए, हम पंजाबियों में जिद है कि छोड़ना नहीं। मेरी दुनिया ये है, हमारा एक बच्चा है, वो अब 48 साल का है, वो बेचारा ठीक देख नहीं सकता, एक ही आंख से दिखता है, वो बोल नहीं सकता, वो एक एक सिलेबल से बोलता है, वो राइट आर्म यूज़ नहीं कर सकता, वो बेचारा चलेगा तो क्या खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, मगर वो हमारा जीवन है, हम उसकी सेवा करते हैं। अब मेरी वाइफ को 35 साल 30 साल से ज़्यादा उसको पार्किंसंस डिजीज़ है। वो बेचारी बहुत बुरी हालत में थी, मगर पिछले 4 साल तो बहुत ही गंभीर, मतलब बहुत ही दुखदाई रहे हैं। अब चलना वलना तो चला गया है। तो इसलिए मेरी दुनिया तो इन दो की सेवा करने की है। मैं घर से बाहर नहीं जाता, बहुत ही अगर रेयर ओकेजन हो कि अगर कुछ काम करना है तो वो ज़रूरी काम है तो उसके लिए मैं जाता हूँ। मगर मैंने ये सीखा है, एक तो चीज़ ये है कि दलाई लामा का एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, इफ़ यू वांट टू बी ट्रूली सेल्फिश हेल्प समवन। अगर आप बिल्कुल स्वार्थी बनना चाहते हो, किसी की सेवा कीजिए, उससे आपको अपने मन को देखने का अवसर मिलता है, और अपने मन को पहचानना वो पहला कदम है अपने मन को सुधारने के लिए। तो सेवा करना ये एक चीज़ है। तो इसको हम ये लॉस ना समझें कि भी वो इतने कष्ट है इसलिए काम करना, नहीं, दैट्स अ लेसन, एन ओकेजन टू लर्न लेसन। और उसी दायरे में हमें काम करना है, और काम जो अपना ये किताब में है, ये फिर एक अच्छी डाइवर्शन बन जाती है। मुझे याद है कि इस बार जब 7 हफ्ते
बेचारी अनीता एक आईसीयू के एक केबिन में थी, तो मैं वहीं एक छोटा सा डेस्क, इतना सा डेस्क लेकर पढ़ा करता था। और बहुत जटिल चीज़ पढ़नी चाहिए, बहुत सब्जेक्ट, बहुत जटिल सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बैठे हुए, आईसीयू इज़ अ टेरिबल प्लेस। उस टाइम पर वहाँ बैठकर काम कीजिए, मन को एकाग्रित कीजिए। चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध उस समय कीजिए, वो एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, एक अच्छा ओकेजन है। तो ये किताब जो है, ये भी इसी एटमॉस्फेयर में इस पर काम किया गया और वो लिखी गई।